चलिए एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब आ रहा है कि नहीं। मेरी ऑडियो आ रही है आप लोगों को? हाँ यार। ओके ग्रेट। चलिए कैसा चल रहा है आप लोगों का तैयारी? 1 मंथ एक्सटेंशन शुरू किया है भैया आप। रुक गया एकदम बिल्कुल। तो क्या लगता है ये एक्सटेंशन अच्छा था कि बुरा था कि कैसा, मतलब दर्दनाक? दर्दनाक। ओके दर्दनाक ही था। चलिए तो हम लोगों का वैसे तो काफी मेजर पोर्शन हो चुका है। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो रिवीजन भी कर लिया था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी रिवीजन हो गया था हम लोगों का, कंपनीज एक्ट का ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में प्लेलिस्ट डाल रखा है, मैं उसके लिंक भी आज शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा हमारा पार्टनरशिप एक्ट, वो तो खुद ही 2 चैप्टर का एक्ट है, उसका रिवीजन और वो मेन सेशन एक ही है, वो भी डाला हुई है। और एलएलपी अभी हम 1-2 सेशन में इसको भी अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एलएलपी एक्ट का, तो वो हम अभी टेकअप कर लेते हैं। तो आइए पहले तो हम बेसिक डिस्कशन करेंगे एलएलपी एक्ट के ऊपर। ये एलएलपी क्यों आया दुनिया में, ये तो आई थिंक वी हैव डिस्कस इसके बारे में। एलएलपी का मतलब हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नाम से ही पता चलता है। एक्चुअली क्या था, कंपनीज के अंदर कंपनी का कुछ एडवांटेजेस है और कंपनी बनाने का कुछ ना डिसएडवांटेजेस है। लाइकवाइज पार्टनरशिप फर्म को जब हम बनाते हैं तो पार्टनरशिप फर्म को बनाने के कुछ एडवांटेजेस हैं और उसके कुछ अपने ही डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर लॉ मेकर्स ने बनाया एलएलपी जो इसके बेनिफिट्स को उठा ले और जो इसके एडवांटेजेस को उठा ले और दोनों को क्लब करके एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दे। तो एलएलपी इज नथिंग बट अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एलएलपी को हम प्यार से बोलते हैं इट इज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर जिसमें दोनों के बेनिफिट्स हैं और दोनों के डिसएडवांटेजेस को दूर किया गया है। सर मतलब बताओ थोड़ा सा। कंपनी का एक एडवांटेज होता है कि कंपनीज के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप के अंदर प्रॉब्लम क्या होता था, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है ना, आपने तो ये भी पढ़ा था कि हर एक पार्टनर भैया फर्म को भी लायबल होगा और बाकी पार्टनर के एक्ट के लिए भी लायबल होगा, अदर अदर पार्टनर्स के एक्ट के लिए भी लायबल होगा। तो ये बड़ा मुश्किल था। अगर मैं आज एक पार्टनरशिप फर्म बनाता हूं तो यार कुछ भी प्रॉब्लम होता है सीधा मेरा गर्दन भी पकड़ेगा। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी एक्ट ऑफ माई पार्टनर्स। तो ये बहुत मुश्किल वाला पॉइंट था इनके लिए कि साहब मैं खुद के लिए भी लायबल हूँ, अपने बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी हो। तो मेरी लायबिलिटी कैसी होती थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। लेकिन कंपनी में बेनिफिट था, हमने पढ़ा भी था, कंपनीज की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। 99.9% कंपनीज की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, या शेयर कैपिटल से या गारंटी से। तो भैया एलएलपी को बनाया, इसमें एलएलपी के लिए भी बोला कि भैया तुम्हारे जो पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी कैसे होगी, लिमिटेड होगी। उसकी लायबिलिटी कैसे होगी, लिमिटेड होगी। ठीक है, एलएलपी के केस में मान लो अगर मैं एक एलएलपी बना रहा हूँ, एबीसी एलएलपी। एबीसी एलएलपी में एक एलएलपी बना रहा हूँ, तो इसके अंदर 3 पार्टनर है, ए बी और सी। तो भैया अगर सी कोई कर्म कांड करेगा ना, सी कोई कारनामा करेगा, उसके लिए ए और बी रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाले हैं। ए एंड बी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन पार्टनरशिप फर्म था, अगर मान लो एबीसी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें अगर सी कोई कारनामा कर देगा तो ए और बी दोनों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो एक तो ये डिफरेंस आया कि भैया लाइबिलिटी को लिमिट कर दिया एलएलपी में। दूसरा, कंपनीज को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता था, सेपरेट लीगल एंटिटी। इससे सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या होता था कंपनीज को कि भैया अपना नाम पे केस लड़ सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टीज होल्ड कर सकता है, सब खुद के नाम पे होता था। ठीक है, अपने नाम पे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता था। तो एलएलपी को भी उठाया और एलएलपी को भी बोला भैया तुम्हारा भी ये कंपनी का बेनिफिट, तुमको भी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का रिकॉग्निशन दे देगा हम लोग। मतलब एलएलपी के खिलाफ भी कोई केस करना है तो वो उसके खुद के नाम पे होगा, वो खुद कोई प्रॉपर्टी अक्वायर करेगा तो खुद के नाम पे अक्वायर करेगा। ठीक है, अब कंपनीज को बनाने का डिसएडवांटेजेस जो था, या फिर आप बोल दो पार्टनरशिप फर्म को बनाने का एडवांटेजेस क्या था। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म में कंप्लायंसेस बहुत कम है, कंप्लायंसेस ना बहुत कम है। से फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पार्टनरशिप फर्म बना रहा हूं तो मुझे कोई ऑडिट नहीं करवानी, नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट एज पर पार्टनरशिप एक्ट, एज पर पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन कंपनी में बना रहा हूं तो भैया कंपनीज एक्ट 2013 है, उसका चैप्टर 10 है ऑडिट एंड ऑडिटर्स, मैंडेटरी होता है। 1 रुपया का भी अगर ट्रांजैक्शन नहीं है ना, 1 रुपया का भी ट्रांजैक्शन नहीं है, फिर भी ऑडिट करवाना इज मैंडेटरी, ऑडिट करवाना इज मैंडेटरी। एलएलपी को बनाया, एलएलपी को बीच में बनाया, बोला कि भैया हम लोग बीच में रखेगा। अगर एक स्मॉल एलएलपी है, छोटा एलएलपी है, तो हम लोग उसके लिए भी बोल देंगे नो ऑडिट। लेकिन अगर एक बड़ा एलएलपी है, एक बिग एलएलपी है, तो भैया उसके लिए तो ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। तो दोनों चीज अच्छा हो गया कि ऑडिट करवाने से ये इंश्योरिटी रहता है कि फाइनेंशियल्स प्रॉपर्ली बना है, गवर्नमेंट को भी तसल्ली रहता है कि भैया टैक्स वैक्स हम लोग को बराबर मिले। इसीलिए बड़ा बड़ा एलएलपी को बोला ऑडिट करवाना है, छोटा मोटा को एग्जेम्प्ट कर दिया। कितना बढ़िया काम किया। लेकिन कंपनी में तो 1 रुपया का भी ट्रांजेक्शन नहीं है, फिर भी ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है। और बताओ सर, कंपनीज एक्ट के अंदर कई सारा फॉर्म्स का फाइलिंग करना पड़ता है, हजारों फॉर्म्स का तरह का फॉर्म है, फाइलिंग करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एलएलपी के अंदर आपको मिनिमम कंप्लायंसेस करना पड़ता है, मिनिमम कंप्लायंसेस। मैं अगर आपको आगे पढ़ाऊंगा भी, सिर्फ 2 ही फॉर्म एक फाइल करना पड़ते हैं, सिर्फ 2 फॉर्म फाइल करना पड़ते हैं। एक फॉर्म होता है फॉर्म 8 और एक होता है फॉर्म 11। अभी हम पढ़ाएंगे, सिर्फ 2 फॉर्म जनरली एलएलपी को फाइल करना होता है, बस काम चल जाता है साल में। और कंपनी को न्यूमरस फॉर्म्स फाइल करना पड़ता है। तो सारा चीज बढ़िया बना दिया भैया। कुछ बेनिफिट्स पार्टनरशिप फर्म का ले लिया कि भैया कंप्लायंसेस कम है, ऑडिट वॉडिट का रिक्वायरमेंट रिलैक्स्ड है, वो उठा लिया इसमें से। कंपनीज का एडवांटेजेस को उठा लिया, लिमिटेड लाइबिलिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, और दोनों को मिला के एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दिया एलएलपी। तो दोनों के एडवांटेजेस को उठा करके हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दिया एलएलपी। तो जब मैंने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, आई थिंक आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर इसके नोट्स को सिंप्लीफाई कर दो, तो पूरे नोट्स को सिंप्लीफाई करके मैंने जो है इस बार बनाया है इसको। तो भैया देखो, एलएलपी में आपको यहाँ से ये 2 पैराग्राफ्स में सिंपल क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि भैया एलएलपी के एडवांटेजेस या बेनिफिट्स को हमको बताओ कि एलएलपी के एडवांटेजेस या बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो भैया ये एडवांटेजेस बेनिफिट्स इसको इसी तरह से आप लिखो, चल जाएगा काम, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड देयरफॉर अनलाइक पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड। ये हमने डिस्कस कर लिया। इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस बिकॉज इट हैज अ लो कंप्लायंसेस कम है, ये भी मैंने आपके साथ अभी भी डिस्कस किया। LLP इज वेरी वेरी इजी टू इनकॉर्पोरेट। अभी हम आगे प्रैक्टिकली इनकॉर्पोरेशन करके देखेंगे LLP का कैसे क्या होता है। LLP को इजीली इनकॉर्पोरेट भी किया जा सकता है, LLP को इजीली मार भी दिया जा सकता है, क्योंकि भैया सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी तो हमने बताया था कि ये तो परपेचुअल सक्सेशन चलता रहेगा, लेकिन अगर इसको मारना है तो लॉफुली मारना पड़ता है एज पर LLP एक्ट। लेकिन LLP के अंदर इसको डिसॉल्व करने का प्रोसीजर इज वेरी वेरी इजी, प्रोसीजर इज वेरी वेरी इजी। कंपनी को डिसॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, LLP को डिसॉल्व करना इजी प्रोसेस होता है। सर एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर का। सर इसका एग्जांपल दो, देखो ना पार्टनरशिप में क्या होता है। देखो पार्टनरशिप में क्या बेनिफिट होता है, जब भी पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल चाहिए होता है तो पार्टनर्स लोग क्या करता है, कैपिटल इन्फ्यूज कर देता है। जब भी पार्टनरशिप फर्म को चाहिए होता है कैपिटल, तो पार्टनर लोग कैपिटल ले आता है अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में। और पार्टनरशिप फर्म को जब नहीं चाहिए होता, पार्टनर अपना पार्टनर्स को मान लो वापस अपना कैपिटल चाहिए होता है, तो पार्टनर्स विड्रॉवल कर लेता है फर्म से। दोनों चीज पॉसिबल होता है। पार्टनर कैपिटल भी इन्फ्यूज कर सकता है, लेकर के भी आ सकता है। पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप फर्म से अपने कैपिटल अकाउंट से विड्रॉवल्स भी कर सकते हैं। दोनों चीज इजीली होता है। बोलो ना हाँ कि ना, तब मैं भी देखूं कि कितने लोग जाग रहे हैं अभी। हाँ भैया, भैया ठीक है। अब मैं एक चीज आपसे अगर पूछूं, क्या कंपनीज में भी सेम चीज होते हैं क्या? क्या कंपनी में भी मेंबर जब मन चाहे अपना कैपिटल डाल दिया, जब मन चाहे कंपनी वापस, जब उनको वो नहीं हुआ कि भैया अब पैसे चाहिए तो मेंबर कंपनी से पैसा निकाल लिया? पॉसिबल नहीं होता। कंपनी में एक कंपनी को अगर मेंबर से पैसा आए तो उसके लिए कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। और मान लो मेंबर को अगर वापस पैसा लेना है कंपनी से, तो ये बायबैक। ऑडियो प्रॉब्लम है कुछ नहीं मिला, हम 2-3 बार, ठीक है ओके शुभम, ओके कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो तो मैं ये बोल रहा था कि कंपनी में ऐसा नहीं होता कि मेंबर जब मन चाहे पैसा डाल दे, कब मन चाहे पैसा निकाल लिया वापस, क्योंकि कंप्लायंसेस बहुत यूज है। एक सेक्शन आप आगे जाकर के सीए इंटरमीडिएट में जाओगे तो बायबैक के ऊपर पढ़ोगे। बायबैक वो पढ़ते पढ़ते दम घुट जाएगा, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे उसके प्रोसीजर को समझने के लिए। अगर
मेंबर को वापस पैसे लेने हैं कंपनी से, तो बायबैक का पूरा प्रोसीजर लगता है और 1-2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं उसके पूरे प्रोसीजर को समझने के लिए, और प्रैक्टिकली करने जाओ तो और महाभारत वाला काम है। ठीक है, सो इसीलिए कंपनी के लिए, कंपनी के अंदर हम जो बोलते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है ना वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता जितना एक पार्टनरशिप फर्म का होता है। यही बेनिफिट इसमें उठा दिया, एलएलपी में डाल दिया कि भैया एलएलपी के अंदर भी फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है, पार्टनर जब मन चाहे कैपिटल डाल सकता है, जब मन चाहे विड्रॉवल्स कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने का। तो ये बेसिकली 5 एडवांटेजेस हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ये कंपनी से उठाया है। लो कंप्लायंसेस ये पार्टनरशिप फर्म के एडवांटेजेस से उठाया है। इजी टू इनकॉर्पोरेट, इजी टू डिसॉल्व पार्टनरशिप फर्म के एडवांटेजेस से उठाया, और कैपिटल स्ट्रक्चर इजी होता है ये भी पार्टनरशिप से उठाया है। तो ये सारे एडवांटेजेस से बना करके मिला है एलएलपी। ठीक है, पहले यहां तक बताएंगे, सभी लोग बताएंगे प्लीज कि क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ तक क्लियर है भैया। चैट में बता दो नालायकों। चलो ठीक है, सभी का आ गया। ओके ओके, अब आप कुछ डेफिनेशंस के ऊपर चलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ग्रेट। तो सबसे पहला डेफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट का। तो देखो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इन्होंने 3 लेयर दिए हैं, एक दिया है मींस, एक दिया है इंक्लूड्स, और एक दिया है डज नॉट इंक्लूड। बॉडी कॉर्पोरेट में कुछ मींस में आ गया, कुछ इंक्लूड्स में आ गया, कुछ डज नॉट इंक्लूड में आ गया। मींस में क्या क्या है देखो, मींस में आया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अगर मेरे को कोई बता पाए कि इसका डेफिनेशन क्या था, कंपनी का डेफिनेशन क्या था अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो ये तो है कंपनी का जो डेफिनेशन था। मैं रिवाइज करवा देता हूँ, चलो। हाँ, Any company incorporated under Companies Act 2013 or any previous law. वेरी गुड। एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, वो स्पाइस प्लस वाला जो प्रोसीजर था, या फिर एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी अदर कंपनी लॉ, जैसे एग्जांपल कंपनीज एक्ट 1956। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो बना है कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बना है, तो वो भी इंडिया के डेफिनेशन के हिसाब से एक कंपनी कहलाएगा। तो कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगा फॉर एलएलपी। ठीक है ना, इट विल इंक्लूड एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये भी कवर हो जाएगा। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, क्या मुझे कोई बता सकते कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, माइक्रोसॉफ्ट आईएनसी, क्या ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से एक कंपनी कहलाता है क्या? इज इट अ कंपनी? हाँ भैया, फॉरेन कंपनी। इट इज, मैं सिंपल कंपनी पूछ रहा हूँ। देखो ना कंपनी का डेफिनेशन क्या था, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या प्रीवियस कंपनी लॉ इन इंडिया। तो ये तो भैया आईएनसी तो इंडिया के हिसाब से इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, ये तो यूएसए के कंपनी के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुआ। इट इज नॉट अ कंपनी बट इट इज अ फॉरेन कंपनी। देखो ना, 2 डेफिनेशन बताया था, पूरा कॉन्सेप्ट क्रक्स भी बताया था इसका कि फॉरेन कंपनी को क्यों बनाना पड़ा। दे डिड नॉट वांट कि कंपनीज एक्ट का सारा प्रोविजन हर कंपनी को अप्लाई हो जाए। क्या भूल गया क्या सब कुछ? फॉरेन कंपनी में हम लोग डिस्कस किया था, 2 क्राइटेरिया होता है। फर्स्ट क्राइटेरिया नंबर 1 होता है, क्राइटेरिया नंबर 1 होता है कि एक कंपनी जो हो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और दूसरा 2A हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और कैरीज ऑन बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। ये सब अभी काम आएगा, कैरीज ऑन बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। ठीक है, तो ये तीनों क्राइटेरिया बनके बनता है फॉरेन कंपनी। और फॉरेन कंपनी कभी भी कंपनी के डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है, क्योंकि कंपनी के डेफिनेशन के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर एनी अदर कंपनी लॉ इन इंडिया, जैसे कंपनीज एक्ट 1956। तो माइक्रोसॉफ्ट आईएनसी कभी भी इंडिया के लॉ के तहत इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, इट इज अ फॉरेन कंपनी। ठीक है, तो यहां पर लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट विल इंक्लूड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और कुछ कुछ इंक्लूड नहीं होगा। तो देखो बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनीज एक्ट में पढ़ा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहां भी एक्सक्लूडेड था, यहाँ भी एक्सक्लूडेड है। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच में बी नोटिफाइड बाय सीजी, ये वहां भी कंपनीज एक्ट के अंदर भी एक्सक्लूडेड था, यहाँ भी एक्सक्लूडेड है। और कॉर्पोरेशन सोल का मतलब होता है 1 पर्सन कंपनी टाइप की एंटिटीज। 1 पर्सन एंटिटी टाइप की एंटिटीज बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहलाएगी अंडर एलएलपी एक्ट। तो भैया एलएलपी एक्ट के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट का क्या डेफिनेशन हुआ? एलएलपी एक्ट के अंदर भैया कुछ तो हुआ मींस में, कुछ हुआ इंक्लूड्स में, और कुछ हुआ डज नॉट इंक्लूड में। तो मींस के अंदर मेरा आ गया क्या? कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013,
ठीक है। इंक्लूड्स में मेरा आ गया क्या, LLP इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, और एक आ गया LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और तीसरा मेरा आ गया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। और डज नॉट इंक्लूड में मेरा एक सिंपल आ गया क्या, कॉर्पोरेशन सोल, कॉर्पोरेशन सोल 1% एंटिटी टाइप का, और दो तो बिल्कुल कंपनीज एक्ट से मिलता जुलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये कंपनीज एक्ट में भी एक्सक्लूडेड था, ठीक है, और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी कॉर्पोरेट एज मे बी नोटिफाइड बाय सीजी, एज मे बी नोटिफाइड बाय सीजी। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल मैंने दिया था LIC को, अगर आज की तारीख में गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल के एक्सक्लूड कर दे कि भाई आज से LLP नहीं कहलाएगा, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहलाएगा, तो ये कर सकता है गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल के। तो LLP एक्ट के लिए भी सेम चीज है, ठीक है। उसके बाद आओ नेक्स्ट, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अभी, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, फाइनेंशियल ईयर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, अगर मेरा LLP इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30 सितंबर, मान लो मेरा एक LLP है इनकॉर्पोरेट हुआ है 1 अक्टूबर 2020 को, तो उसका फाइनेंशियल ईयर 31/3/2021 नहीं होके 31/3/2021 नहीं होके 31/3/2022 होगा, 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ठीक है ना। तो अगर 30 सितंबर के बाद कोई भी LLP इनकॉर्पोरेट हुआ है, उसका फाइनेंशियल ईयर विल नॉट एंड ऑन द इमीडिएटली नेक्स्ट 31 मार्च, उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट 31 मार्च को एंड होगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक डेफिनेशंस है। कंपनीज एक्ट में अगर हम यही चीज की बात करें तो 1 जनवरी का डेट था, 1 जनवरी के बाद अगर कोई भी एंटिटी इनकॉर्पोरेट हुआ है, मान लो अगर मेरा 1 जनवरी 2021 को इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो भैया मेरा 31 मार्च 2021 तक फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं होगा, 31/3/2022 को जाकर के मेरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा। ये कंपनीज एक्ट में था, लेकिन यहाँ पर LLP के लिए डेट और पीछे कर दिया, 30 सितंबर के बाद अगर कोई भी एंटिटी इनकॉर्पोरेट होता है, उसका फाइनेंशियल ईयर आने वाला 31 मार्च नहीं होगा, अगला से अगला फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च होगा। फिर उसके बाद कुछ डेफिनेशन फॉरेन LLP। भैया हाँ, ये ऐसा क्यों किया कि मैंने उसको कंप्लायंसेस इजी करने के लिए। सुनो, LLP को आगे आप जाकर के पढ़ोगे कि LLP को ना 2 फॉर्म फाइल करना होता है। एक फॉर्म फाइल करना होता है 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एक फॉर्म फाइल करना होता है 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो भैया फाइनेंशियल ईयर अगर मान लो इस साल मैंने एक आज के तारीख में 5 नवंबर को एक LLP इनकॉर्पोरेट किया है, तो 31 मार्च अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर होता, तो मेरे को नेक्स्ट ईयर मई और नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में जाकर के 2 फॉर्म फाइल करने पड़ते, लेकिन वो मेरे लिए रिलैक्सेशन हो गया। अगला साल हमको कोई फॉर्म भी फाइल नहीं करना, अगला से अगला साल जाकर के हमारा फर्स्ट फाइलिंग शुरू होगा। तो कितना बड़ा रिलैक्सेशन दिया है LLP को, कंप्लायंसेस को इजी कर दिया है। ये अभी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा कि फाइनेंशियल ईयर को क्यों ऐसा किया है, वी विल डिस्कस इन डेप्थ। अभी थोड़ा सा ब्रीफ हल्का फुल्का कंपनीज एक्ट वाले पार्ट पे रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आओ फॉरेन LLP। फॉरेन LLP अगेन मिलता जुलता डेफिनेशन है, इनकॉर्पोरेटेड है रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, कोई भी LLP जो फॉर्म्ड है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और एस्टैब्लिश्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो 1 and 2 दो कंडीशन, इनकॉर्पोरेटेड बनी हो आउटसाइड इंडिया और एस्टैब्लिश्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। और अगर नॉर्मल LLP की बात करें तो भैया LLP इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। चलो उसके बाद पार्टनर्स की कुछ बात कर लेते हैं कि भैया LLP के अंदर कोई भी इंडिविजुअल एक पार्टनर बन सकता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट एक पार्टनर बन सकता है। ध्यान रखो LLP अगर मान लो मेरा एक ABC LLP है, ABC LLP है, इसके अंदर मेरे पार्टनर्स हैं मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C, ये तीनों इंडिविजुअल ये पार्टनर्स बन सकते हैं। साथ ही साथ कोई कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक पार्टनर बन सकता है। तो कोई भी एक बॉडी कॉर्पोरेट मेरे LLP में आकर के पार्टनर बन सकता है। तो इंडिविजुअल्स और बॉडी कॉर्पोरेट्स कैन बी द पार्टनर्स इन LLP। डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर आप अनसाउंड माइंड के हो तो एक वो व्यक्ति नहीं बन सकता। अनसाउंड माइंड, पागल हो गया, he cannot be a partner in an LLP. He is an undischarged insolvent and he has applied to be adjudicated insolvent and his application is pending. इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने एक बार डिस्कस किया हुआ शायद आपके साथ, बट एक बार मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। सुनो, इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी बेसिकली कब होता है, जब मेरे ऊपर या किसी भी व्यक्ति की लाइबिलिटीज उसके एसेट्स से कई गुना ज्यादा हो जाती है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, मेरा दिवाला पिट गया है एंड आई विल नॉट बी एबल टू पे माई लाइबिलिटीज। तो उस केस में क्या करता है कोर्ट, एक
रिसीवर असाइनी को अपॉइंट कर देता है जो उसका लाइबिलिटीज और क्लेम्स को सेटल करता है। ठीक है, अब ये इंसॉल्वेंसी को ना दो तरह से किया जाता है। ठीक है, एक तो होता है कोई थर्ड पार्टी फाइल्स एप्लीकेशन। ठीक है, मान लो मैं आज जाकर के ये एप्लीकेशन देता हूं कि मुकेश अंबानी को ए कोर्ट, मुकेश अंबानी के पास बहुत लाइबिलिटी हो गया, ए कोर्ट अंबानी को इंसॉल्वेंट घोषित करो। तो भैया थर्ड पार्टी जब एप्लीकेशन फाइल करता है तो इंसॉल्वेंसी किस दिन से होना चाहिए? फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, वहां से इंसॉल्वेंसी कमेंस होना चाहिए, या फिर फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट? ऑर्डर ऑफ कोर्ट का डेट से दो सर। चीज होंगे, सुनो, मैं आज जाकर के 6 नवंबर 2020 को जाकर के कोर्ट में बोलता हूं कि भैया मुकेश अंबानी को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए। ठीक है, कोर्ट सुनवाई करता है और कोर्ट 31 दिसंबर 2020 को न्यू ईयर पार्टी चलता है, उस दिन ये ऑर्डर पास करता है कि हाँ भाई मुकेश अंबानी तो इंसॉल्वेंट होगा। तो भैया बताओ एक्चुअल में इंसॉल्वेंसी मुकेश अंबानी का कब से शुरू होना चाहिए? स्टेज 1 से कि स्टेज 2 से? सभी लोग बताओ, नालायकों की झुंड। इंसॉल्वेंसी चैट पे बताओ फटाफट, 1 से कि 2 से? चलो, यूनानिमस आंसर है 2 स्टे, वेरी गुड। अगर ऐसा 1 से कर देता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। आज अगर नेटवर्क नहीं मिले जियो का, मैं जाकर के अंबानी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दूं, बताओ। ठीक है, सभी कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के डेट से। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं जब एक ऑर्डर आता है कोर्ट का, ठीक है, तो हम वहां से लेकर के जब तक इसका वो डिस्चार्ज नहीं हो जाता, डिस्चार्ज्ड फ्रॉम इंसॉल्वेंसी, मतलब आप लोग वो देखा होगा मूवी शिवाजी द बॉस, उसमें रजनीकांत का दिवाला पिट जाता है तो कोर्ट एक रिसीवर असाइनी अपॉइंट करता है, वो सारा एसेट और लायबिलिटी का डिटेल बनाता है, वो सारा एसेट और लायबिलिटी का एक लिस्ट बनाता है, और फिर वो प्रोराटा एसेट लायबिलिटी को बांटता है, और बांटने के बाद सबको पेमेंट वेमेंट करने के बाद वो इंसॉल्वेंट डिस्चार्ज हो जाता है फ्रॉम इंसॉल्वेंसी, और कानून बोलता है कि यहां से वो अपना नया जिंदगी, नया जीवन शुरू कर सकता है, नया जीवन स्टार्ट कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, और लॉफुली, लॉफुली इस पीरियड को हम बोलते हैं क्या? जब से ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया और जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हुआ, इस पीरियड को हम बोलते हैं अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। ठीक है, इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। ठीक हुई बात, ओके। अब मैं सेकंड सिचुएशन लेता हूं कि भैया अनिल अंबानी खुद ही गया कोर्ट में, अनिल अंबानी खुद गया कोर्ट में एप्लीकेशन लेकर के, एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन लेकर के गया कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। ये खुद एप्लीकेशन लेकर के गया कोर्ट में और कोर्ट को बोला ए कोर्ट हम गरीब हो गया है, हमको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। बताओ अब लॉजिकली स्टेज 1 पे ही इंसॉल्वेंट, स्टेज 1 मतलब डेट ऑफ एप्लीकेशन, मान लो आज ही एप्लीकेशन लेकर के गया, आज है 6 नवंबर 2020, ये डेट को एप्लीकेशन लेकर के गया, इस डेट को करना चाहिए, या स्टेज 2 जब भी कोर्ट का ऑर्डर है उस दिन से करना चाहिए? सभी लोग चैट पे लिख के बताएगा। कोर्ट का ऑर्डर जिस दिन आएगा उस दिन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करूं कि जिस दिन एप्लीकेशन दिया उसी दिन? चलो सर, ओहो कह रहे हैं नहीं साहब, जब मैं खुद ही एप्लीकेशन लेकर के जा रहा हूं ना, मैं खुद ही एप्लीकेशन लेकर के जा रहा हूं, मैं खुद ही बोल रहा हूं कि मुझे इंसॉल्वेंट बना दो आप, तो भैया लॉ भी बोलता है कि अगर बंदा खुद लेकर के जा रहा है ना, तो इसको बोलते हैं, इसका नामकरण होता है एप्लीकेशन, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एप्लीकेशन टू बी, क्या करने के लिए? मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, इसको बोलते हैं डिक्लेयर करवाना। कोर्ट से आप डिक्लेयर करवाना चाहते हो कि आप मुझे एडजज कर दो, इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। आप कोर्ट के पास एप्लीकेशन खुद लेकर के जा रहे हो, खुद की इंसॉल्वेंसी के लिए आप खुद जा रहे हो, मैं आज खुद कोर्ट के पास जा रहा हूं, मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो भैया, फिर ऑर्डर वॉर्डर का डिटेल का वेट मत करो, फिर तो उसी मोमेंट से आपको इंसॉल्वेंट
मान लिया जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ एलएलपी एक्ट एज वेल एज फॉर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट को भी आपको उसी पर्पस उसी दिन से इंसॉल्वेंट मान लिया जाता है, फिर आपके ऊपर वो वेट नहीं करते। ठीक है, तो एप्लीकेशन टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, तो देखो दोनों सिचुएशन यहां पर कवर किया। देखो पहले तो एलएलपी के अंदर पार्टनर्स बनने की एलिजिबिलिटी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि भैया कौन कौन एलिजिबल होते हैं। कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट दोनों एलिजिबल होते हैं एलएलपी में पार्टनर बनने के लिए। फिर आपको पूछा जा सकता है भैया डिसक्वालिफिकेशन क्या क्या है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन एलिजिबल नहीं होते। एक तो पागल लोग नहीं होते एलिजिबल, अनसाउंड माइंड, ठीक है, अनसाउंड माइंड एलिजिबल नहीं होते हैं। दूसरा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ये कौन सा सिचुएशन था, जब थर्ड पार्टी मेरे इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जा रहा है और जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता उस स्टेज को हम कहते हैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ठीक है, और तीसरा एप्लीकेशन टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, ये बंदा जब खुद लेकर के जा रहा है एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, तब फिर वेट नहीं करता कोर्ट का ऑर्डर आना चाहिए। जिस दिन वो एप्लीकेशन दिया, मैं आज एप्लीकेशन दे रहा हूं, आज से ही मुझे इंसॉल्वेंट मान लिया जाता है। पहले बताओ ये तीन क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ भैया क्लियर है। सभी लोग बता दो फटाफट, चैट पे भी बता दो, माइक में जैसे भी है फटाफट बताओ। चलो ओके ओके, चलो ठीक है, सभी का आगे क्लियर है। ओके, उसके बाद है जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, सेक्शन नंबर 6 बोलता है हर एलएलपी को 2 पार्टनर होना ही पड़ेगा। तो भैया 2 पार्टनर, पार्टनरशिप तो 2 आदमी, मैं अकेला खुद के साथ पार्टनरशिप करूंगा, कैसी फालतू बात है। 2 पार्टनर मिनिमम होना ही पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। क्या बोले सुनो, ये प्रोविजन में क्या बोले सुनो। एक एलएलपी है एबीसी एंड एबीसी एलएलपी। एबीसी एलएलपी एक एलएलपी है, 3 पार्टनर्स हैं इसके, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। ठीक है, मिस्टर बी और मिस्टर सी 6 नवंबर 2020 को 6 नवंबर 2020 को पार्टनरशिप से रिजाइन हो जाता है। यहां से ये लोग क्या करता है, रेजिग्नेशन दे देता है अपना फ्रॉम दी एलएलपी। ठीक है, ये अकेला बंदा कंटिन्यू करते जा रहा है बिजनेस, कंटिन्यू कर रहा है क्या चीज, बिजनेस ऑफ एलएलपी। तो लॉ बोलता है कि भैया ये आदमी अगर अकेला काम कर रहा है, अकेला चल रहा है, अकेला काम कर रहा है, अकेला सोल रहा है, तो इसको पनिशेबल बना दो, इसको पनिशमेंट दे दो, इसको पनिशमेंट दे दो। अब लॉजिकली एक चीज सोच के बताओ, 6 नवंबर को ये लोग रिटायर किए, ठीक है, ये लोग रिजाइन कर दिया है, क्या 6 नवंबर को इसके ऊपर ऑब्लिगेशन डाल देंगे कि आप एक एडिशनल पार्टनर को अपॉइंट करो? नहीं भैया, 6 महीने का टाइम, क्या कुछ टाइम देना चाहिए, कुछ टाइम इसको देना चाहिए कि नहीं देना? हाँ भैया 6 मंथ्स का टाइम। लॉ, अरे 6 मंथ से पढ़ के बता रहे, रुको ना दे। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लॉ क्या बोला कि मिनिमम 2 पार्टनर होना चाहिए, नहीं होगा तो पनिशमेंट। अब एक चीज सोचो ना, 3 पार्टनर्स था बी सी और ए, बी और सी रिटायर कर गया आज 6/11 को, या रिजाइन कर गया 6/11 को, क्या इसको 6/11 को ही पनिशमेंट दे दे कि कुछ टाइम दे नया पार्टनर को अपॉइंट करने का? आप बोलेंगे सर टाइम तो बिल्कुल मिलना चाहिए। तो लॉ बोला 6 मंथ का टाइम मिलेगा इस व्यक्ति को, 6 मंथ का टाइम मिलेगा टू अपॉइंट एडिशनल पार्टनर्स, टू अपॉइंट एडिशनल पार्टनर्स। 6 महीना के अंदर कर देता है तो ठीक, नहीं करता है तो क्या? देखो यही बात यहां पे लिखा हुआ है, इफ एट एनी टाइम number of partners of a LLP is reduced below 2 and LLP carries on business for more than 6 months while the number is so reduced, यानी कि एक व्यक्ति के साथ वो 6 महीने से ज्यादा बिजनेस कैरी कर रहा है, the person who is the only partner, हमारे केस में कौन ओनली पार्टनर था, मिस्टर ए,
ड्यूरिंग द टाइम दैट ही सो कैरीज द बिजनेस आफ्टर दो 6 months, यानी कि कब 6 महीना तक आपको टाइम है भैया, अच्छे को 6 महीना तक आप बिजनेस कैरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आज है 6 नवंबर, तो 6 महीना कब तक होगा? आई थिंक मई तक जाएगा, ठीक है। तो 5 मई तक आपको टाइम मिलेगा 2021 तक, आप नया पार्टनर को अपॉइंट कर दो। लेकिन अगर आप नहीं करता है तो उसके बाद आफ्टर 5 मई 2021 क्या बोला देखो, आफ्टर 6 मंथ यानी 5 मई 2021 के बाद जो भी पार्टनर, यानी कि मिस्टर ए जिसको नॉलेज है इस बात का कि भैया पार्टनर्स जो है बाकी चला चुका है और हम अकेला ही एलएलपी में काम कर रहा है, he will be personally liable for the obligations of the LLP incurred during that period। सर समझ नहीं है, मतलब नहीं समझ। सो शुरू में हम क्या बोला था, एलएलपी का लाइबिलिटी अलग, पार्टनर का लाइबिलिटी अलग, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक केस में, ये वाला जो केस हम बताया, यहां पर ये बात को हटा दिया, ये एक एक्सेप्शन हो गया। यहां पर क्या बोला, यहां बोला कि भैया लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी is equal to liability of partner, liability of LLP will be equal to liability of partner। फिर पूछा कि भैया ठीक है, कब कौन सा सिचुएशन में एलएलपी का लाइबिलिटी पार्टनर के लाइबिलिटी के बराबर हो जाएगा? भैया अगर आपके पार्टनर्स 2 से कम हो जाते हैं, the number of partners is reduced below 2, then the only partner who carries on business for a period of more than 6 months, तो जो भी लाइबिलिटी इनकर हुए हैं आफ्टर द 6 month पीरियड, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यानी एनी लाइबिलिटी इनकर्ड आफ्टर 5 मई 2021, इसके लिए भैया लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी विल बी इक्वल टू लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। सभी लोग फटाफट बताओ, फटाफट सभी लोग चैट में बताओ ठीक है कि नहीं। फटाफट बताएंगे, यहां तक ठीक है, रिपीट करूं वापस? भैया बोलिए। वो जो 6 महीने का जो गैप होगा, हम्म, उसमें अगर जो लाइबिलिटी इनको होगा, वो अगर नया पार्टनर 6 महीने बाद आता है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा ना? नहीं, नया पार्टनर अगर कभी भी आता है तो उसका लाइबिलिटी विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एज एडमिशन, अनलेस आपने पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कुछ उल्टा नहीं लिख दिया। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कभी भी अगर पार्टनर एडमिट होता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू दी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसमें भी एलएलपी के अंदर भी ना एक पार्टनरशिप डीड बनता है, जैसे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप डीड बनता है, इसके अंदर भी एक पार्टनरशिप डीड बनता है। और पार्टनरशिप डीड में हमेशा पार्टनरशिप डीड को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। इसमें जैसे आप डिसाइड करोगे वैसे काम होगा। लेकिन अगर साइलेंट है तो भैया लॉ ये बोलता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एडमिशन इसकी लाइबिलिटी कमेंस होगी, ठीक है। अच्छा, बाकी लोगों का भी आ गया, क्लियर है? चलो, वेरी वेरी गुड, क्या बात है। अब ये डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको करने के बाद हम प्रैक्टिकली एक एलएलपी को देखेंगे कि कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग एक बहुत अच्छे से बन पाएगी उसमें। देखो, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, यहां पर क्या होता है, लॉ बोलता है कि भैया कुछ पार्टनर्स को अपना डेजिग्नेटेड पार्टनर घोषित करो। सर डेजिग्नेटेड पार्टनर का क्या मतलब होता है, सुनो। मान लो एक एलएलपी है एबीसी एंड कंपनी, सॉरी एबीसी एंड कंपनी नहीं, एबीसी एलएलपी। इसके अंदर 3 लोग हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। तो लॉ बोलता है इसमें से कोई 2 पार्टनर को आपको क्या डिक्लेयर करना होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर डिक्लेयर करना पड़ेगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब वो आपका हो गया मेन पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। मतलब सबसे पहले अगर गर्दन कटेगा तो ये दोनों लोग का पहले हम लोग कटेगा गर्दन, उसके बाद बाकी पार्टनर लोग को हम लोग छेड़ेगा। तो भैया लॉ में डेजिग्नेटेड पार्टनर आप डेजिग्नेट कैसे करोगे, मैंने आपको बताया 2 फॉर्म फाइल होता है हर साल। एक होता है फॉर्म 8, एलएलपी को 2 फॉर्म फाइल करना पड़ता है, फॉर्म 8 और फॉर्म 11। दोनों फॉर्म में अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फॉर्म 8 और फॉर्म 11 2 फॉर्म फाइल करना होता है। तो उसके अंदर जो फॉर्म 8 होता है उसके अंदर, सॉरी फॉर्म 11 के अंदर, नॉट 8, फॉर्म 11 के अंदर डिटेल्स आता है ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो ये एमसीए के पास फाइलिंग होता है, तो इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि मेरे डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन कौन है। तो भैया अगर कुछ भी लफड़ा लोचा होगा तो ये लोग का गर्दन सबसे पहले एलएलपी में कटेगा। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि लॉ क्या बोलते हैं। देखो लॉ बोलते हैं कि हर एलएलपी में हर कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए। आप चाहे
आपका 5 पार्टनर के साथ आपने एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया, पांचों का पांचों को डेजिग्नेटेड बना दो भैया। 5 दोस्त है आप लोग, 5 दोस्त मिलके एलएलपी आप लोग इनकॉर्पोरेट किया, सभी लोग आपस में डिसाइड किया कि गर्दन कटेगा तो पांचों का बराबर कटना चाहिए, इसीलिए हम लोग पांचों का पांचों डेजिग्नेटेड पार्टनर है, कर सकता है। मिनिमम 2 होना ही पड़ेगा, जो कि होना चाहिए इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल मिनिमम शुड बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, और उसमें से एक जो है वो इंडिया में रेजिडेंट होना पड़ेगा, इंडिया में रहना मैंडेटरी होना पड़ेगा। सर इंडिया में रहने का क्या मतलब है? इंडिया में रहने का मतलब लॉ मेकर सिंपल बोला कि भैया इंडिया में रहने का मतलब है आप कम से कम 50% साल का टाइम इंडिया में रहा, 50% टाइम इंडिया में रहा, मतलब भैया साल में कितना दिन होता है? 365 दिन, इसका 50% करो तो कितना आएगा? 182.5 आएगा। लॉ मेकर 0.5 को इग्नोर बोला कि मोर देन 182 डेज अगर आप इंडिया में है तो मान लिया जाएगा आप रेजिडेंट इन इंडिया है, ठीक है? तो आप मान लिया जाएगा आप रेजिडेंट इन इंडिया है। तो भैया देखो डेजिग्नेटेड पार्टनर का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर भी बन सकता है, प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है ये। हर एलएलपी को होना पड़ेगा, मिनिमम कितना होना पड़ेगा? पहला क्राइटेरिया मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होना ही पड़ेगा, मैक्सिमम में कोई बार नहीं है, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड तो होना ही पड़ेगा। दूसरा उसमें मिनिमम में से 2 तो इंडिविजुअल होना ही पड़ेगा, ठीक है? मिनिमम 2 इंडिविजुअल होना पड़ेगा। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है? एटलीस्ट 1 शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया। 3 क्राइटेरिया है, एटलीस्ट 1 शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब पिछले साल वो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहा हो, प्रीसीडिंग 1 ईयर में वो पिछले साल मतलब जिस दिन आप देख रहे हो उससे पिछले 1 साल में वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा हो, ठीक है ना? वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा हो। ये 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई। अब मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए, देखो मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए। एक एलएलपी है एबीसी एंड कंपनी एलएलपी, ठीक है? इसमें मिस्टर ए एक डेजिग्नेटेड पार्टनर है, मिस्टर बी एक डेजिग्नेटेड पार्टनर है, और दोनों ही रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है। क्या ये एक वैलिड स्ट्रक्चर है? सभी लोग चैट में बताएगा, कोई माइक में नहीं बोलेगा, फटाफट चैट में बताते जाओ। क्या ये वैलिड डेजिग्नेशन है इनका? बिल्कुल नहीं, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल वेरी गुड, नॉट वैलिड। क्यों नॉट वैलिड? क्योंकि भैया आपको एटलीस्ट 1 रेजिडेंट इन इंडिया होना पड़ेगा। तो ये क्राइटेरिया नंबर 3 इज नॉट सेटिस्फाइड, क्राइटेरिया नंबर 3 इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एलएलपी एबीसी एंड कंपनी एलएलपी, इसमें एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक पार्टनर है, एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड एक डेजिग्नेटेड पार्टनर है। क्या ये एक वैलिड है क्या? और वैलिड नहीं है तो क्यों वैलिड नहीं है? कौन सा क्राइटेरिया वायलेट हो रहा है? यस ने लिखा है यस, वेरी गुड, विनीत ने सही दिया है। मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर क्राइटेरिया 1 है, मिनिमम 2 इंडिविजुअल होना चाहिए, वैलिड है? नहीं है, क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया 2 इज नॉट मेट साहब, क्राइटेरिया नंबर 2 मेट नहीं हो रहा है। वेरी वेरी गुड, सभी ने सही जवाब दिया एक्सेप्ट एक और दो ना, एक दो को छोड़ के, वेरी गुड। क्राइटेरिया नंबर 2 में क्या बोला? 2 पार्टनर डेजिग्नेटेड होना पड़ेगा और 2 उसमें से इंडिविजुअल होना पड़ेगा, ठीक है साहब। एबीसी एंड कंपनी एलएलपी, एबीसी एंड कंपनी एलएलपी, मिस्टर एक व्यक्ति है, मिस्टर एक व्यक्ति है, ये रेजिडेंट इन इंडिया है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, ये 2 हैं। क्या ये वैलिड है क्या? क्या ये 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर की चीज वैलिड है क्या? सर रेजिडेंट इन इंडिया मतलब क्राइटेरिया 3 तो मेट हो गया, 3 तो मेट हो चुका है। सर क्राइटेरिया 2 तो अभी तक मीट नहीं हुआ है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, क्राइटेरिया 2 में आप बोलोगे कि सर एक इंडिविजुअल और होना पड़ेगा। लॉ ने कितना अच्छा प्रोविजन बनाया, लॉ ने एक बहुत अच्छा प्रोविजन बनाया, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। लॉ ने एक बहुत अच्छा प्रोविजन बनाया, और प्रोविजन ये बनाया कि अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है ना, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, वो अपने अंदर से मतलब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अपनी कंपनी के अंदर से किसी एक को ना एज अ नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है, एज अ नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है टू बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। और ये नॉमिनी कैसा होगा? ये नॉमिनी एक इंडिविजुअल होगा टू बी ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, टू बी ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। और अगर इस इंडिविजुअल को अपॉइंट कर दिया टू बी ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो ये क्राइटेरिया नंबर 2 जो है ना, ये क्राइटेरिया नंबर 2 भी
मीट हो जाएगा, यानी कि 2 इंडिविजुअल वाला क्राइटेरिया भी मीट हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये कंडीशन मैंने आपको बताई, ये आप लोग लिख लेना, ये आप लोग कहीं लिख ही लो। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर मिनिमम होना पड़ेगा, मिनिमम 2 इंडिविजुअल होना पड़ेगा, और एटलीस्ट 1 शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया। इसके बाजू में आप लोग लिख लो, अ बॉडी कॉर्पोरेट may appoint a nominee an individual as nominee to be its designated partner. The same is valid. भैया खुद नहीं रह सकता, लेकिन अगर वो चाहे तो वो अपने अंदर से किसी को अपॉइंट कर दो, एक इंडिविजुअल को एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो अगर उसने एक इंडिविजुअल को अपॉइंट कर दिया एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो भैया उस केस में ये वाला क्राइटेरिया मीट हो जाएगा, उस केस में ये क्राइटेरिया मीट हो जाएगा। भैया एक बार दिखाइए ना क्या लिखा आप, राइट। पहले ये वाला लिख लो, 1 2 3 लिख लो फटाफट, फिर ये वाला लिख लेना। भैया दोनों इंडिविजुअल को डेजिग्नेटेड पार्टनर होना पड़ेगा क्या? भैया दोनों इंडिविजुअल को डेजिग्नेटेड पार्टनर होना पड़ेगा क्या? हाँ, 2 इंडिविजुअल होना पड़ेगा जो डेजिग्नेटेड हो, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। मैंने आपको बोला ना, मान लो आप लोग 5 फ्रेंड लोग मिलके खोला एक एलएलपी, आप लोग पांचों बोल रहे हैं हम लोग पांचों इंडिविजुअल जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, मान लो आप लोग का 5 दोस्त है, 5 दोस्त के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी आपका कंपनी में, आपका एलएलपी में एक पार्टनर बन रहा है, बिल्कुल बन सकता है। आप लोग उसको डेजिग्नेटेड नहीं बनाया चलेगा, वो नॉर्मल पार्टनर है, लेकिन आप लोग 5 में से 2 इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाओ, क्राइटेरिया मीट हो जाता है। ठीक है, भैया दिख नहीं रहा पूरा। हाँ एक काम करो ना, ये पहले लिख लो, पहले ये 1 2 3 लिख लिया, चलो सभी का 1 2 3 हो गया। अब ये लिख लो, a nominee to be its designated partner, it is valid. डिंको आपका क्वेरी हो गया? भैया 2 बॉडी कॉर्पोरेट है और दोनों नॉमिनेट कर लिया तो होगा, चलेगा, पर एक चीज और देखना, उनमें से एक जो नॉमिनी है रेजिडेंट इन इंडिया होना पड़ेगा। ओके। एक नॉर्मल पार्टनर, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर है और एक डेजिग्नेटेड बॉडी कॉर्पोरेट है तो होगा। आप ये बोल रहे हो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल है और दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट ने एक डेजिग्नेटेड कर दिया, तो मिनिमम 2 इंडिविजुअल को कहाँ डेजिग्नेट किया है? अच्छा ठीक है। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर अगेन एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आई होप ये सभी लोगों को क्लियर हो गया, यहाँ तक लिखने का भी हो गया होगा। भैया वो 3 पॉइंट एक और बार दिखा दीजिए। ये लो 3 पॉइंट वापस एक बार देख लो। ठीक है, ये हो गया, किसी का रह गया क्या कुछ? हाँ भैया हो गया। चलो अब मैं आपको एक एलएलपी बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ठीक है सर, प्रैक्टिकल दिखाओ थोड़ा, तो मजा आएगा हम लोग को। इसके ऑप्शंस कहाँ गए? एक सेकेंड, हाँ चलिए, तो अब आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा और इसके अंदर आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट दिख रहा होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ओके, तो आपको ये दिख रहा होगा। अगेन यहाँ पर तो आपको पता ही है, ये mca.gov का वेबसाइट है। आप एमसीए के सर्विस में जाओगे, सबसे पहले ना ये देखो एलएलपी की सर्विसेज, सारी फाइलिंग इधर ही होगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक रन फॉर्म आता है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड, हाँ। तो अब आप रन एलएलपी पे देखो क्लिक करोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा, तो मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये देखो लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा और मैं जाऊंगा, देखो रन एलएलपी। रन एलएलपी मतलब रिजर्व यूनिक नेम। रन का फुल फॉर्म हो गया रिजर्व यूनिक नेम फॉर एन एलएलपी, ठीक है। तो रिजर्व यूनिक नेम पे मैं गया, मैंने कहा कि भैया मेरे को नया रिक्वेस्ट देना है, तो मेरे को नया एलएलपी बनाना है, ठीक है। आई हैव टू न्यूली फॉर्म एन एलएलपी, ठीक है। तो मैं एलएलपी आई तो ये तब देना होता है जब आपको नेम चेंज करना है। एग्जिस्टिंग एलएलपी अगर नामकरण अपना बदली कर रहा है तब ये आता है, इसको अपना काम करनी है। अपन क्या करेंगे, अपन ने कंपनी के लिए नालायक प्राइवेट लिमिटेड दिया था आप लोगों के ऊपर, तो इसके लिए भी हम लोग आपके नाम पे ही बनाएंगे, आप लोगों को डेजिग्नेट करते हुए। अरे यार ये काम ही नहीं कर रहा अभी, ओहो। अच्छा चलो ठीक है, ये मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, ये अभी हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। आप इसमें अपना नाम डाल देंगे, प्रपोज नेम। तो मैंने अगर मान लो नालायक एलएलपी डाल दिया, सेकंड सुपर डुपर नालायक एलएलपी डाल दिया, फिर मैं चेक करूंगा। सो यहाँ पर ये बताएगा कि प्रिलिमिनरी चेक पर आपका नाम अवेलेबल है कि नहीं है। नाम जो भी होगा वो कहीं से भी मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, प्लीज नोट, इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल। आज मैं अगर बनाने जा रहा हूँ रिलायंस एलएलपी, तो क्या मेरे को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। या मैं टाटा एलएलपी बनाने जा रहा हूं, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये ऑलरेडी इन्होंने इसके नाम कंपनी इशू कर रखी है। तो आई विल नॉट गेट दैट नेम, आई हैव टू गिव अ यूनिक नेम, नया नाम, यूनिक नाम देना पड़ेगा, तब जाकर के ये अप्रूव होगा। होने के बाद उसके बाद क्या होगा देखो, मैं उसके बाद जब आपका ये हो जाएगा अप्रूव, तब आपको एक सेकेंड, हाँ। तो ये देखो, ये फिल एलएलपी, ये फिल एलएलपी बोल के एक फॉर्म है। आप लोग को सब ऑडियो वीडियो जा रहा है ना बराबर? फटाफट एक बार बता दो। अरे ऑडियो वीडियो जा रहा है ना? हाँ भैया। ठीक है ठीक है, चलो। ये फॉर्म है फिल एलएलपी आईपी, ठीक है। एलएलपी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म है, ठीक है। तो आपका नाम ऑलरेडी अप्रूवल हुआ होगा, रन जब आप फाइल करेंगे तो आपका नाम ऑलरेडी आरओसी ने, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने अप्रूव कर दिया होगा, तो आप यस क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप एसआरएन नंबर डालेंगे, वो आपको एक यूनिक नंबर होता है, जैसे आपका जैसे यूडिन, जब आप कोई जो है नेट पे ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो तो एक यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होता है ना, तो वैसे ही जब आप यहाँ पर एलएलपी आई नंबर जो आरयूएन फॉर्म भरोगे वहां पे, तो एक यूनिक जो नंबर है आपका जनरेट हो जाएगा, वो यहाँ पर आप डालते हैं, ये प्री फिल कर लेगा, मतलब डेटाबेस से डायरेक्टली सिंक कर लेगा। तो यहाँ पर आपने जो वो नाम दिया था, मैंने क्या नाम दिया था? नालायक एलएलपी, तो ये नालायक एलएलपी ऑलरेडी आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना पड़ेगा, जहां से आप अपना काम करेगा, बिजनेस का काम करेगा। तो आप अपना काम जो है, सपोजिंगली मैंने ताजमहल दे दिया, ताजमहल आगरा, तो एक एक ऐसा एड्रेस होना पड़ेगा। सर रजिस्टर्ड ऑफिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है रजिस्टर्ड ऑफिस का। एक सेकेंड,
तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको पार्टनर को सर्व करना पड़ेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स एलएलपी को या पार्टनर को सर्व करना है ना उसके अंदर, सो यू हैव टू गिव इट एट दी रजिस्टर्ड ऑफिस, वो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजना पड़ेगा। ये इसीलिए बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट इसमें देखो, अगर आप इसमें नेक्स्ट देखो आगे जा करके, नीचे जा करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो फिर आपको थर्ड बॉक्स में ये सारे डिटेल्स डालने पड़ेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, तो भैया आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। मान लो अगर मैंने गुवाहाटी में इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है, तो मैं ये वाला आरओसी सिलेक्ट करूंगा, आरओसी ऑफ असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल। ये अगर मान लो मैंने वो दिया था ना, क्या बोलते हैं, आगरा, ताजमहल का, तो ताजमहल के लिए मुझे ये वाला देना पड़ेगा। अगर मैं ताजमहल के आसपास कुछ बना रहा हूँ, ठीक है, तो आरओसी उत्तर प्रदेश का जाएगा। तो कहाँ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होगा, तो उसके हिसाब से आपको एलएलपी का ऑफिस चूज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप क्या क्या बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी बिजनेस एक्टिविटी आप कैरी ऑन कर रहे हो ये लीगल होना चाहिए, इलीगल एक्टिविटी आप कैरी आउट नहीं करने होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एनआईसी कोड है, ये आपका काम का नहीं है अभी, एनआईसी कोड तो आपके काम का नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं नीचे लेकर के आऊं आपको, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का सारा डिटेल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है, सारा डेजिग्नेटेड पार्टनर का डिटेल आपने दे दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद आप अपना नाम के बारे में तो दे दोगे, जो भी आपका नाम है वो तो हो ही गया। फिर आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेदर द प्रपोज नेम इज बेस्ड ऑन अ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। सर ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड का क्या मतलब होता है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ये भी आजकल बड़ा लफड़ा हो गया, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ट्रेडमार्क एक बहुत एसेंशियल कमोडिटी हो गया एक बिजनेस के लिए। ये ट्रेडमार्क एक्ट ये क्या होता है, एनीवन, कोई गेस वर्क? चलो एक काम करो, ट्रेडमार्क के ऊपर मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करता हूं, मैं अभी जस्ट आपके साथ थोड़ी देर में डिस्कशन करता हूं, बट हम एक बार थोड़ा सा और इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने सपोजिंगली यहाँ भी नो दे दिया, उसके बाद मैं आगे जाता हूँ कि कितना आप कैपिटल पार्टनर लेकर के आने वाले हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर आ जाओ नीचे, ये सारा हो गया। भैया मैक्सिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर कितना होना था? मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है दोस्त, आप सारा का सारा पार्टनर्स को डेजिग्नेट कर दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो कुछ अटैचमेंट आपको यहाँ पर लगाना पड़ता है। क्या क्या अटैचमेंट लगाना पड़ेगा, देखो आपका एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, मान लो मैंने गुवाहाटी में किसी एड्रेस को दिया है एज अ रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, तो वो प्रूफ आपको बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हो, ठीक है। तो उस तरह का कोई भी आप प्रूफ जो आपके ओनरशिप को दर्शाता है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। सर सब्सक्राइबर शीट, ये भी एक आपको लगाना पड़ता है। सब्सक्राइबर शीट क्या होता है, सब्सक्राइबर शीट मतलब जो शुरू में आपके पैसे लगाएंगे, मान लो एक एलएलपी आज बन रहा है, उसपे मैं और आप मिलकर के पैसे लगा रहे हैं, तो हमें एक कंसेंट लेटर देना पड़ता है कि भैया हम इतना इतना पैसा लगा रहे हैं। जैसे सब्सक्राइबर को एमओए एओए नहीं देता, हम इतना शेयर्स देंगे इतना रुपए का, वैसे मुझे बताना पड़ता है कि मैं इतना ही कैपिटल लूंगा और मैं इसके कंसेंट दे रहा हूँ, इससे हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर शीट। तो ये सारी चीजें मुझे अटैचमेंट में दे करके सबमिट करना पड़ता है, और जैसे मैं ये देता हूँ उसके बाद मुझे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो आरओसी, वो जो है एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है। अच्छा एक चीज और, एलएलपीआईएन में मैं एक पार्ट बताना भूल ही गया, देखो ये एक पार्ट बी भी होता है इसमें, ये एक पार्ट बी भी होता है। इसमें बेसिकली एक डिक्लेरेशन दिया जाता है, एक स्टेटमेंट आता है, इसमें जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, कोई भी एक डेजिग्नेटेड पार्टनर ये डिक्लेरेशन देता है, ठीक है, कि भैया हमने सारे लॉ का, एलएलपी एक्ट का सारे पार्ट का कंप्लायंसेस किया है, और ये इसको साइन करता है साथ में एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो ये लोग में से कोई भी एक साइन करता है, दोनों जन वेरीफाई करता है कि भैया जो है ये एक्ट की सारी कंप्लायंसेस हमारी पूरी हुई हैं, ठीक है। तो ये चीजें ये जो है किया जाता है। तो ये बेसिकली दिस इज हाउ वी इनकॉर्पोरेट एन एलएलपी। अब मैं आपको पहले यहाँ तक बता दो, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हुआ यहाँ पर, एक सेकेंड जस्ट चैट निकाल लेता हूँ। हाँ एक बार सभी लोग बता दो, ठीक है ना यहाँ तक? हाँ
चलो ठीक है। तो अगर मैं आपको स्टेप्स दिखाऊं तो ये स्टेप्स देखो, इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है एलएलपी को। तो मैंने देसी भाषा में स्टेप्स लिखा है कि सबसे पहले आप एमसीए के पोर्टल पे लॉगिन करोगे, आप रन एलएलपी को फिल कर करके एक एलएलपी का नाम रिजर्व कर लोगे। ठीक है, मैंने एक फॉर एग्जांपल ले लिया नालायक एलएलपी, आपको सफिक्स लगाना पड़ता है एलएलपी, नालायक एलएलपी मैंने रिजर्व कर लिया। ठीक है, फिर एक फॉर्म होता है फिल एलएलपी आईपी, एलएलपी एलएलआईपी, तो फिल एलएलपी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म। ठीक है ना, तो ये होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर आपको डिटेल्स में क्या क्या देना होता है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आपको देना पड़ता है, और वो एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है, जिधर आपका डॉक्यूमेंट सर्व होगा, वो सारी बातें होती है। नेम ऑफ द ऑफिस ऑफ द आरओसी इन विच द एलएलपी इज रजिस्टर्ड। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया अगर आप असम में कर रहे हो तो आपको आरओसी ऑफिस देना होगा ऑफ सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर का एक ही आरओसी है, असम, त्रिपुरा, ये सारा चीज जो है आना पड़ेगा इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा बिजनेस एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट ऑन इनकॉर्पोरेशन, आपका क्या क्या बिजनेस एक्टिविटीज आप लेने वाले हैं वो। फिर उसके बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का सारा डिटेल्स और इन्होंने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पैसा ये टोटल कितना लगा रहे हैं, उनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी पड़ेंगी। कुछ अटैचमेंट्स आपको देना पड़ेगा, एक सब्सक्राइबर शीट देनी पड़ेगी, एक प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ द एलएलपी देना पड़ेगा। और पार्ट बी ऑफ द फॉर्म एलएलपीआईबी, ये बेसिकली कुछ नहीं होता, ये एक डिक्लेरेशन होता है। ये एक डिक्लेरेशन होता है, कौन देता है, एक तो प्रोफेशनल देगा, सीए में एडवोकेट इन प्रैक्टिस, और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर देता है कि भैया सारे एक्ट के रिक्वायरमेंट, एलएलपी एक्ट के सारे रिक्वायरमेंट हमने कंप्लाई किया है। तो ये पार्ट बी के अंदर आता है। तो पहले बता दो इनकॉर्पोरेशन का स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं, फटाफट एक बार बता दो यहां तक। सभी ने कहा क्लियर है, चलो ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले वाला पॉइंट पे आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एन एलएलपी बिल्कुल सेम है कंपनी का। बॉडी कॉर्पोरेट होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ये सारा हमने डिस्कस कर ही लिया। म्यूचुअल एजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। म्यूचुअल एजेंसी ये थोड़ा सा हल्के है, मतलब कंपनीज में हमने नहीं पढ़ा था, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए लाइबल नहीं होता, ये मैंने डिस्कस कर लिया। सेपरेट लाइबिलिटी, इंडिविजुअल लाइबिलिटी होता है। ठीक है, कोई जॉइंट लाइबिलिटी नहीं होता। तो ये लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल पार्टनर्स आर शील्डेड फ्रॉम द जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय अदर पार्टनर्स रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन और हिज मिसकंडक्ट। मैं अगर एलएलपी में पार्टनर हूं तो मैं अपने काम के लिए खाली लाइबल रहूंगा, किसी और के काम के लिए मैं लाइबल नहीं रहूंगा। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है एलएलपी एग्रीमेंट। जैसे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, वैसे एलएलपी के अंदर एलएलपी डीड या एलएलपी एग्रीमेंट भी बनता है। उसके अंदर पार्टनर्स के बीच के जितने भी राइट्स और ड्यूटीज हैं, सब वही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलएलपी एक्ट हर चीज में ना फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जो भी काम आपको करना है, जो भी राइट्स है, ड्यूटीज हैं, जो भी है फिक्स करना है, सब आप एज पर योर एलएलपी एग्रीमेंट कर दो। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग हमेशा किसको देगा, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हम लोग किसको देगा, एलएलपी एग्रीमेंट को। आपके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ उसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। अगर अग्रीमेंट साइलेंट है या हुआ ही नहीं है, तो फिर उस केस के अंदर हम लोग आपको जो है एलएलपी एक्ट के अंदर बताएगा कि भैया उस केस के अंदर आपको क्या करना है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी ऑस पर द एलएलपी एग्रीमेंट। अगर एलएलपी एग्रीमेंट में साइलेंट है, तब आप आकर के एलएलपी एक्ट में जा करके देखो कि भैया इसका क्या होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारी चीजें सेम है। मिनिमम में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर होने पड़ते हैं, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स इन दी एलएलपी। और बिजनेस आप कर रहे हो प्रॉफिट्स ओनली, इसका मतलब है कि एलएलपी कैन नॉट फंक्शन एज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। एलएलपी कैन नॉट फंक्शन एज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप चैरिटी करने के लिए एलएलपी नहीं बना सकते, आपको बिजनेस कैरी ऑन करना ही पड़ेगा फॉर प्रॉफिट। उसके बाद तो इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है अफेयर्स ऑफ द एलएलपी। मतलब अगर मोदी जी को कोई भी एलएलपी का इन्वेस्टिगेशन करना है तो मोदी जी उनको बोल करके इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, कोई भी फर्म, सबसे पहला कोई नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है, कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, सभी के सभी एलएलपी में कन्वर्जन अलाउड होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है पार्टनरशिप फर्म, एक होता है कंपनी। कंपनी के अंदर भी एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के भी एक होता है लिस्टेड पब्लिक कंपनी, एक होता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी।
भैया फर्म अगर एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहती है तो ये अलाउड होता है, प्राइवेट कंपनी अगर एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहती है तो ये भी अलाउड होता है, पब्लिक कंपनी के अंदर, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर एलएलपी के अंदर कन्वर्ट करना चाहती है अलाउड होता है, लेकिन लिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर करना चाहती है तो उसके लिए एक्ट में कोई प्रोसीजर नहीं। क्यों? लिस्टेड के अंदर लिस्टिंग कब करवानी पड़ती है, मैंने आपको ये बता रखा है कि लिस्टिंग तब करवानी पड़ती है जब आप कॉमन आदमी से, आम आदमी से, पब्लिक से, जनरल पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं। तो जनरल पब्लिक से आप पैसा उठा लिया है, लिस्टिंग करवा लिया, उसके बाद अब आप एलएलपी बनना चाहते हैं, हम लोग नहीं बनने देगा, इसलिए लिस्टेड कंपनीज कभी भी एलएलपी में कन्वर्जन नहीं कर सकती हैं। तो यही बात यहाँ पर है। उसके बाद ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमने देखा mca.gov.in के अंदर आपको करना पड़ेगा, और फॉरेन एलएलपी की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया भैया। 2 क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया क्या है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो, और दूसरा कैरिंग ऑन एनी बिजनेस एक्टिविटी या प्लेस ऑफ बिजनेस हो इंडिया के अंदर। तो ये बेसिक क्राइटेरिया होती है फॉरेन एलएलपी का। एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है सारा। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, ये देखो, ये रहा, डिस्कशन ही शुरू हुआ था एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी से। तो ये 4-5 टॉपिक है, आप लिख सकते हो, एग्जाम में सवाल आएगा तो। चलो ओके, पहले यहां तक बता दो, ठीक है? यहां तक प्लीज सभी लोग फटाफट बता दो एक बार, यहां तक ठीक है ना? चलो ठीक है। फिर आ जाओ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी को जन्म कैसे दिया जाता है, एलएलपी को बनाया कैसे जाता है, ठीक है? तो इसके बारे में हमने बेसिक प्रोसीजर तो देख लिया, प्रैक्टिकली प्रोसीजर हमने देख लिया, ये पूरा प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा भी दिया, लिखवा भी दिया, ठीक है? अब थ्योरेटिकली थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, ठीक है? ज्यादा डिफिकल्टी होता नहीं, जब हम प्रैक्टिकली चीजों को देख लेते हैं तो हमको रिटेंशन में काफी इजी हो जाता है थ्योरेटिकली जब भी चीजें आती है तो भैया दो से ज्यादा व्यक्ति, क्योंकि मिनिमम पार्टनर तो 2 होना पड़ेगा एलएलपी में। लॉफुल बिजनेस, मैंने आपको बताया बिजनेस एक्टिविटी लीगल होना चाहिए, इलीगल काम नहीं कर सकता, विद अ व्यू टू प्रॉफिट, ये भी मैंने आपको बता रखा है। एलएलपी जब भी बनेगा चैरिटेबल एक्टिविटी करने के लिए नहीं बनेगा, प्रॉफिट कमाने के लिए बनेगा। सब्सक्राइब देयर नेम्स टू इनकॉर्पोरेशन, ये सब्सक्राइबर शीट देना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा कि मैं इनिशियली एलएलपी में पैसा लगाऊंगा या लगाऊंगी और इतना रुपया इसमें कंट्रीब्यूट करूंगा या करूंगी। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये हो गया। इट शैल बी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच मैनर। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या हो गया, हमने पहले बताया, पहले हम नाम रिजर्व करेंगे रन फॉर्म को यूज करके, उसके बाद हम बढ़ेंगे फिल LLIP, ठीक है? उसके बाद हम ये सारे स्टेटमेंट फाइल करेंगे विद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट इन विद द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी इज टू बी सिचुएटेड, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अगर हमारे यहाँ पर फाइल होगा तो ROC असम, अरुणाचल, ये वाला ROC के अंदर फाइल होगा, मेघालय, ये जो 7 सिस्टर का ROC उसके अंदर फाइल होगा। क्या क्या साथ में जाएगा, एक स्टेटमेंट जाएगा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, तो मैंने आपको दिखा रखा है सारा चीज। स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ये पार्ट बी में जाता है, ये मैंने आपको बता रखा है पार्ट बी में। मेड ईदर बाय एन एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन फॉर्मेशन ऑफ द एलएलपी हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ, जो भी एलएलपी बना के दे रहा है, ठीक है? And by anyone who has subscribed his name to the incorporation document that all the requirements of this act and rules has been complied with। तो ये पार्ट बी के अंदर डिक्लेरेशन जाता है, ये भी मैंने अभी डिस्कस कर रखा है आपके साथ, ठीक है? फिर जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, इट शैल बी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इट शैल स्टेट द, ये एलएलपी आईपी की बात कर रहा है, जो भी हमारा जो ये फॉर्म है ना, एलएलपी जो भी एलएलपी आईपी, ये वाला फॉर्म है, ठीक है ना? इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? It shall be in such form as may be prescribed. It shall state the name of the LLP. It shall state the proposed business of the LLP. आप क्या क्या business activity carry करोगे, ये भी लिखा हुआ है। Address of the registered office, ये भी लिखा हुआ था उसके अंदर, ठीक है? Name and address of such person who are to be partners, मैंने आपको बताया था partners और designated partner का भी डिटेल का कॉलम होता है, ये भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है? तो designated partners का भी सारा डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। Such other information भी आपको देना पड़ेगा। Such other information में मैंने आपको बताया जैसे कि क्या ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है। सर एग्जाम्पल बताओ ना सर, ट्रेडमार्क वाला बताया नहीं था आपने सर, ट्रेडमार्क का बताओ, ये ट्रेडमार्क क्या होता है? अभी तो सुना भी होगा, काफी कंट्रोवर्सी हुआ था, फेयर एंड लवली, ये वाला सुना कि नहीं केस? हाँ भैया, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम। अभी यूएस के अंदर कुछ ही महीनों पहले एक ब्लैक लाइफ मैटर बोल के बहुत भयानक प्रोटेस्ट चला था, ठीक है? उसमें हर ब्लैक लोगों ने ऐसा जो चीजें हैं उनका बॉयकॉट किया था, ठीक है? तो उसके अंदर देखो ना, फेयर एंड लवली, ये जो ब्रांड है उसके अंदर फेयर शब्द आ रहा है, देखो, फेयर एंड हैंडसम। तो
फेयर आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, दोनों के बीच में उस टाइम पे एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। इन्होंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया ग्लो एंड लवली, और इन्होंने क्या किया, बिना रजिस्टर करवाए ही, नहीं सॉरी, इन्होंने रजिस्टर करवा लिया था ग्लो एंड हैंडसम के लिए। इन्होंने अप्लाई कर दिया था कि भैया हम ये जो है ट्रेड नेम से काम करेंगे, ग्लो एंड हैंडसम। लेकिन उससे पहले इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी नाम चेंज करके ग्लो एंड लवली कर ही दिया, ग्लो एंड लवली। तो फिर इनके बीच में ना एक ट्रेडमार्क डिस्प्यूट हुआ था कि ये जो तुम लोग ग्लो वाला ट्रेडमार्क है, ये ग्लो शब्द, ये तुमने हमारा से कॉपी कर लिया, हम तो इधर एप्लीकेशन डालते रह गए, तुमने अपना प्रोडक्ट का नाम चेंज करके प्रोडक्ट ही निकाल दिया, ठीक है। तो इसीलिए इनके बीच में डिस्प्यूट। तो ट्रेडमार्क मतलब क्या होता है, जो भी आप प्रोडक्ट को लॉन्च करता है एज अ नेम। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं वेगेनर, क्या वेगेनर एक कंपनी का नाम है? नहीं साहब, ये एक ट्रेडमार्क है, ये एक ट्रेडमार्क है। कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी, कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी। वैगनआर क्या हो गया, एक ट्रेडमार्क हो गया। तो भैया अगर ये ट्रेडमार्क होता है ना, जो भी इंडिया में ट्रेडमार्क होता है, एक एक्ट बना हुआ है ट्रेडमार्क एक्ट। ये ट्रेडमार्क एक्ट के आपको ना एक एप्लीकेशन देकर के इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। अगर आप कोई भी ट्रेडमार्क बनाना चाहते हैं अपना, तो उसको आपको अपना रजिस्टर करवाना पड़ता है, और फिर वो ट्रेडमार्क किसी कोई और यूज नहीं कर सकता। तो आज की तारीख में अगर मैं वेगनआर एलएलपी बनाने जाऊं, मैं वेगनआर एलएलपी बनाने जाऊं, तो क्या मुझे मिलेगा? नहीं साहब, नहीं मिलेगा, क्योंकि इट इज रिजेंबलिंग द नेम ऑफ अ ट्रेडमार्क, इसीलिए मुझे नहीं मिलने वाले। तो वो फॉर्म में वही वो पूछता है, जो फॉर्म में पूछा था ना एलएलपी आईपी में, तो वो ये पूछता है कि क्या आपने जो नाम अप्लाई किया है वो कहीं भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नाम से मिलता जुलता है क्या? क्या आपने कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नाम अप्लाई किया है क्या? आपके नॉलेज में क्या ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, अगर अब ये कंपनी मान लो फेयर एंड लवली, मान लो आज की तारीख में एक एलएलपी बनाना चाहती है ग्लो एंड लवली के नाम से, ठीक है, तो क्या ये वो उस फॉर्म को, उस इंफॉर्मेशन को भर पाएगा क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि इनको ऑलरेडी पता है कि मार्केट में ग्लो एंड हैंडसम नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चुका है, इसीलिए ये सारी चीजें इसमें होती है, ठीक है। तो आपको सच अदर डिटेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल डिटेल्स अबाउट द ट्रेडमार्क, क्या आपका नाम ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है क्या? अगर आपने कोई भी झूठा सच स्टेटमेंट दिया, गलत सलत बात बोला, तो 2 साल तक के लिए इंप्रिजनमेंट, फाइन आपको लगा सकते हैं 10,000 से लेकर के 5 लाख तक, ठीक है। फिर उसके बाद जब भी आपका इनकॉर्पोरेशन, आपने सब फॉर्म वॉर्म को भर दिया, तो रजिस्ट्रार 14 दिन के अंदर आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दे देगा, मतलब एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करके एक सर्टिफिकेट दे देगा, और ये बोल देगा कि भैया आज से आपका दुनिया में एलएलपी जन्म ले चुका है। मैंने आपको बताया ना, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, तो इसका हैप्पी बर्थडे तो मनाना पड़ेगा। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसका हैप्पी बर्थडे तो मनना पड़ेगा। तो भैया जिस दिन रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट इशू करके दे दिया, मान लिया जाएगा कि आपका बर्थडे मन लिया उससे। तो सर्टिफिकेट इशूड बाय द रजिस्ट्रार एंड ऑथेंटिकेटेड बाय हिज ऑफिशियल सील, तो वो साइन करके सील लगा करके अपना सर्टिफिकेट देगा, ठीक है। फिर यहां तक पहले बता दो, ठीक है। क्या मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्या? फास्ट तो नहीं हो रहा स्पीड? आई थिंक स्पीड तो ठीक ही है, फास्ट तो नहीं हो रहा। देखो यार, मुझे एक्चुअली क्या है ना, आज और कल 2 ही दिन सेशन मिला है, ठीक है, सो आई हैव टू फिनिश इट अप। नहीं भैया ठीक है ना, हाँ आप लोगों का भी टाइम काफी क्रूशियल है, सो आई जस्ट वांटेड कि मैं बहुत ही लिमिटेड टाइम में कंसेप्ट सारे अच्छे से क्लियर करते हुए, आपका कॉन्सेप्ट्स बनाते हुए ये कम क्लियर कर दूं। पहले यहाँ तक बता दो सब ठीक है, स्पीड तो ज्यादा वादा नहीं हो रहा है, फटाफट बताएंगे। कोई बताए नहीं रहे, सो गया क्या सब? हाँ अब कुछ लोगों का आया है, ठीक है ठीक है, ओके ग्रेट, ठीक। चलो थोड़ा सा और हम डिस्कस कर सकते हैं साथियों, कि आज के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा फिर। कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं, क्या बात है, एक आधा नालायकों को छोड़ के बाकियों ने कहा है कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, ज्यादा नहीं लूंगा, थोड़ा सा और डिस्कस करके फिर विल लीव, ठीक है ना, क्योंकि आज हमने जितना अभी तक ऑलरेडी देख ही लिया है, थोड़ा सा और करके विल लीव, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में मैंने आपको बताया कि आपका हर जगह, हर एक एलएलपी को एक रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना पड़ेगा, जिसमें आपका जो भी कम्युनिकेशन है सब वो रिसीव किया जाएगा। तो जो भी कम्युनिकेशन है, नोटिस वोटिस है, वो सभी भेजा जाएगा, ठीक है।
और कहां पर रिसीव होगा उसका एक डिटेल आपको देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन एन एलएलपी और अ पार्टनर और अ डेजिग्नेटेड पार्टनर बाय सेंडिंग इट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो जिधर भी रजिस्टर्ड ऑफिस बना है, अगर मैंने आपको डॉक्यूमेंट वहां तक पहुंचा दिया तो ये मान लिया जाएगा कि मैंने एलएलपी को नोटिस दे दिया है। एलएलपी मे चेंज इट्स प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, बट आपने अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया तो आरओसी को बताना पड़ेगा। एलएलपी के फॉर्म्स होते हैं अलग अलग, आपको उनमें से एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रार के पास कि भैया हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो गया। अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो 2000 से लेके 25,000 तक आपके ऊपर फाइन चिपकाया जा सकता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका जिस दिन कंपनी आपने का जिस दिन आरओसी ने आपके पास रजिस्टर करके एक एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर दिया, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर दिया, उसके बाद क्या क्या इफेक्ट हो जाएंगे देखो। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप खुद स्यू अपने नाम पे कर सकते हो। स्यूइंग, अगर आपको किसी को स्यू करना है तो अपने नाम पे कर सकते हो। बीइंग स्यूड, कोई और पार्टी आपको स्यू कर रही है तो वो एलएलपी के नाम पे ही होगा। डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट एंड थिंग्स एज बॉडी कॉर्पोरेट में डू एंड सफर। तो जो भी ऑब्लिगेशन और राइट्स एक बॉडी कॉर्पोरेट को मिलता है, सभी राइट्स और ऑब्लिगेशन एक बॉडी कॉर्पोरेट को, एक एलएलपी को भी मिल जाएगा। उसका एक कॉमन सील भी हो जाएगा। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है। कोई भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स करना है, शेयर्स वेयर्स लेना है तो वो खुद के नाम पे लेगा। अक्वायरिंग, होल्डिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, खुद के नाम पे ले सकेगा। तो बेसिकली ये सब बड़ा बड़ा बात है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर से थोड़ा सा इस पे मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। एलएलपी का नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए। मैंने आपके साथ इसीलिए फॉर्म का नाम भी था ना, रन फॉर्म, रिजर्व यूनिक नेम, ठीक है, इसीलिए यूनिक होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अनडिजायरेबल। सर अनडिजायरेबल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नाम्स को ना प्रोहिबिट करती है। जैसे आप ना ये नहीं बना सकते प्राइम मिनिस्टर, मैं अगर ये नाम से आज एक एलएलपी बनाना चाहूँ ना, प्राइम मिनिस्टर कोचिंग क्लास एलएलपी, तो मैं ये नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि ये एक इंप्रेशन देता है कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर के अंदर बनाया गया है। सर ऐसे नेम्स के लिस्ट हमको कहाँ मिलेंगे? कंपनीज एक्ट में एक रूल 8 और रूल 8A बनाया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, अंडर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज रूल। उसके अंदर आपको ऐसे सारे नाम मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट बोलती है अनडिजायरेबल, हम नहीं चाहते कि आप ऐसा काम नाम से इनकॉर्पोरेशन करो। जैसे प्राइम मिनिस्टर कोचिंग क्लास, चीफ मिनिस्टर का आप नाम से कुछ करो, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी नाम ऐसा यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से आप नाम यूज नहीं कर सकता। आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल, सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक तो वर्ड यूज किया इन्होंने आइडेंटिकल, एक वर्ड यूज किया टू नियरली रिजेंबल। भैया एक कंपनी है आज की तारीख में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मैंने एलएलपी के लिए अप्लाई किया, मैंने नाम दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज एलएलपी। क्या मुझे ये मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज दिस इज आइडेंटिकल, ये एक आइडेंटिकल है टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। सर मैंने थोड़ा ग्रामर के साथ खिलवाड़ कर दिया, सर ग्रामर के साथ थोड़ा खिलवाड़, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैंने ना रिलायंस इंडस्ट्री कर दिया एलएलपी, क्या मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? ये टू नियरली रिजेंबल है। This too nearly resembles the name of an existing company. इसीलिए आपको ना तो आइडेंटिकल नाम मिलेगा, ना टू नियरली रिजेंबल नाम मिलेगा किसी भी अन्य पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्टर्ड है, या किसी भी अन्य एलएलपी का जो रजिस्टर्ड है, या किसी भी अन्य बॉडी कॉर्पोरेट का जो रजिस्टर्ड है। और बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन शुरू में हमने पढ़ रखा है भैया। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या क्या आएगा? बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर 3 लेयर है। मींस कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड होगा? एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एलएलपी एक्ट, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बट इट विल नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड सोल कॉर्पोरेशन। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, और तीसरा आएगा एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच सीजी में नोटिफाई, विच सीजी में नोटिफाई। ये सब बॉडी कॉर्पोरेट के लिए डेफिनेशन में नहीं आएंगी, ठीक है। ये एक और इंपॉर्टेंट बात है, आपका नेम मिलना नहीं चाहिए, ना आपका नेम आइडेंटिकल होना चाहिए, ना आपका नेम टू नियरली रिजेंबल होना चाहिए। किसके साथ? नेम ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और अ ट्रेडमार्क विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एप्लीकेशन। मतलब मान लो
मान लो ये तो तभी हुआ था ना भैया, देखो फेयर एंड हैंडसम वालों ने एप्लीकेशन डाल रखा है, ठीक है, ट्रेडमार्क अथॉरिटी के पास एक एप्लीकेशन डाल रखा है कि भैया हमको ना ग्लो एंड ट्रेडमार्क नाम रिजर्वेशन कर दो, हमारे लिए ग्लो एंड ट्रेडमार्क नाम जो है ये रिजर्व कर दो, इसका ट्रेडमार्क हमको दे दो, सॉरी ग्लो एंड हैंडसम। इन द मीनवाइल जब ये एप्लीकेशन प्रोसेस में था, फेयर एंड लवली वालों ने एक कंपनी बना ली, एक एलएलपी बना लिया, फेयर एंड लवली वालों ने एक एलएलपी बना लिया, ग्लो एंड हैंडसम, सॉरी ग्लो एंड लवली। इन द मीनवेल जब ये एप्लीकेशन में था तो क्या अलाउ कर दिया जाएगा? नहीं अलाउ किया जाएगा साहब, नहीं अलाउ किया जाएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ देखो ना, या तो आपका रजिस्टर्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है या सब्जेक्ट मैटर ऑफ एप्लीकेशन है, मतलब एप्लीकेशन डाला हुआ है लेकिन अभी तक एप्लीकेशन का रिजल्ट नहीं आया है। और ये किसके तहत होता है? हमेशा ये ट्रेडमार्क एक्ट के तहत ही होता है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा बस ये दो टॉपिक लास्ट, सेक्शन 16 एंड 17, उसके बाद विल एंड, 16 17 लास्ट, उसके बाद विल एंड। थोड़ा पेशेंस और बनाए रखें। रिजर्वेशन ऑफ नेम मैंने आपको बताया बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, रन फॉर्म, आपको रन एलएलपी फॉर्म फाइल करके रिजर्व करना पड़ता है। आप रजिस्ट्रार के पास नेम रिजर्व करते हो, ठीक है, आप नेम ऑफ द प्रपोज एलएलपी डालते हो, मैंने दिखाया भी था। अगर दो सिचुएशन में आप रन एलएलपी का यूज करते हो, दो सिचुएशन में आप इस फॉर्म का यूज करते हो। पहला फर्स्ट सिचुएशन होता है जब आप न्यू इनकॉर्पोरेशन कर रहे होते हो, या फिर एग्जिस्टिंग एलएलपी का नेम चेंज करना होता है। एग्जिस्टिंग एलएलपी है वो अपना नेम चेंज के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो भी इस फॉर्म का यूज किया जाता है। और अगर एग्जिस्टिंग एलएलपी नेम चेंज के लिए अप्लाई करता है तो उसको फिर एलएलपी आईएन भी देना पड़ता है, अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर, एलएलपी बोलते हैं, जो एलएलपी का एग्जिस्टिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो भी इनको फर्निश करना पड़ता है, ठीक है। तो नेम टू विच द एलएलपी प्रपोज टू चेंज इस नेम अपॉन द रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन एंड ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फी। तो इस एलएलपी आईएन को भरने का जो फीस है वो आपने सब पे कर दिया। रजिस्ट्रार रिजर्व कर सकता है नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार। आपने आज एप्लीकेशन दिया, 6 नवंबर 2020 को एप्लीकेशन डाला, रजिस्ट्रार ने मान लो 10 नवंबर को बोला कि हाँ ये आपका नाम रिजर्व कर देंगे, यूनिक नेम है, तो 3 महीने के लिए करेगा, दिसंबर जनवरी फरवरी, 10 फरवरी 2021 तक ये नाम आपका रिजर्व रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शनिंग। यहां पर इन्होंने ये आपने एप्लीकेशन डाला, ये स्टेप 1 में आपने एप्लीकेशन डाला, एप्लीकेशन इन रन फॉर्म, यहां पर एक्सेप्ट कर लिया रजिस्ट्रार ने, ठीक है। 10 फरवरी 2021 को तक ये आपका 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द रजिस्ट्रार, यहां तक आपका नेम रिजर्व रहेगा, ठीक है। उसके बाद चेंज ऑफ नेम ऑफ एन एलएलपी, ये चेंज ऑफ नेम कब हो सकता है? चेंज ऑफ नेम नॉर्मली तो वॉलेंटरीली भी हो सकता है, वॉलेंटरीली के लिए मुझे अगेन ये वाला प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन कभी भी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जो एलएलपी आपने रजिस्टर कर लिया है ये अनडिजायरेबल नाम से रजिस्टर कर लिया, वो नाम आपको यूज नहीं करना चाहिए, या तो ये आइडेंटिकल है या टू नियरली रिजेंबल है नेम ऑफ एनी अदर एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट, तो उस केस में सीजी एलएलपी को बोलेगा कि तुम अपना नाम जो है चेंज करो, और एलएलपी को 3 महीने के अंदर अंदर वो काम करना पड़ेगा। मान लो आज मैंने एक एप्लीकेशन दिया, सपोजिंगली 6 नवंबर है आज 2020, आज आई हैव गिवन एन एप्लीकेशन फॉर फॉर्मिंग एन एलएलपी, ठीक है, मेरा नाम है मान लो टाटा सन्स एलएलपी, मैंने इस नाम से एलएलपी फॉर्म कर लिया, ठीक है, सब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया। मान लो 1 दिसंबर 2020 को मेरा एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गया, मेरा एलएलपी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक है। 1 दिसंबर को गवर्नमेंट को होश आया, बोला कि हम लोग तो गलती से तुमको ये दे दिया, तो गवर्नमेंट क्या बोला, 5 दिसंबर 2000 सपोजिंगली 5 दिसंबर को सीजी हमको डायरेक्शन दिया कि तुम रेक्टिफाई करो अपना नेम को, तुम रेक्टिफाई करो अपना नेम को, तो भैया हमको यहाँ से 3 महीना तक, जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 5 फरवरी 2021 तक हमको अपना नाम को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करके चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टाटा सन्स एलएलपी इज आइडेंटिकल, टाटा सन्स नाम का ही कंपनी है, इट इज आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। तो यहां तक हो गया, ये में मैंने ये वाला पार्ट ये रहा, ठीक है। स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट ये आप होमवर्क में कर लेना, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, ये आप एक बार होमवर्क में कर लेना। चलो, तो यहां तक वी हैव फिनिश्ड अप
आज हम इतने ही रखते हैं, बाकी का टॉपिक हम कल ले लेंगे। पहले यहाँ तक बता दो, अगर किसी को कुछ क्वेरी वेरी है, नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी को क्वेरी है तो वो पुट अप कर सकता है। आज हम इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जिनका हो गया वो जा सकते हैं। ओके, तो आई बिलीव अब किसी का और कुछ है नहीं करने के लिए, सो शुड वी स्टॉप?